जब 5 बज गए, मुझे पूरे 7 घंटे में वहाँ पे बैठी रही, तो मैं सीधी अर्जुन सिंह जी के कमरे में चली गई दरवाज़ा खोलकर। वो भी दंग रह गए। सफ़ेद बाल, साधारण सूती साड़ी और हिंदी भाषा में बात। यदि आप किसी ऐसी महिला को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ये तो सच में साधारण महिला है, तो ज़रा रुकिएगा। आज अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी में हम आपकी मुलाकात ऐसी महिला से कराने जा रहे हैं जिसने सन 1974 से पत्रकारिता शुरू की। जी हाँ, सन 1974 से, जब आमतौर पर महिलाएं घर के बाहर कदम भी नहीं रखती थी, इस महिला ने पहली बार न केवल कदम रखा बल्कि हिंदी पत्रकारिता की और मध्य प्रदेश की पहली हिंदी महिला पत्रकार के रूप में अपना नाम रोशन किया। आज हम जानेंगे हमारी जर्नी में उनकी यात्रा के बारे में। आइए मिलते हैं अलकनंदा साहनी जी से, जो न केवल पत्रकार है, कवियत्री है, अनुवादक है, कला समीक्षक है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी अलकनंदा जी हमारे बीच है। हम आपका पूरे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद स्वरांगी। मैं आपसे पहली बात तो यही जानना चाहूँगी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप कैसे आई और ये क्या था कि जो आप पहली महिला पत्रकार बन गई? दरअसल पत्रकारिता मेरे कहना चाहिए कि मुझे विरासत में मिली है जी। मेरे जो पिताजी थे रघुनाथ कृष्णपंत शिरडोणकर, उन्होंने मध्य प्रदेश में मराठी पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद में मेरे भाई भी, वो भी पत्रकार थे, और इस तरह से मैंने तो कोई प्रयास नहीं किए उसके लिए, लेकिन एक तरह से वो मेरे अंदर से निकल कर आया है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मुझे अवसर भी अच्छा मिला कि माणकचंद जी वाजपेयी जैसे संपादक के साथ में मुझे सबसे पहले काम करने का अवसर मिला। जैसे पत्रकारिता के जगत में उनको मामा जी के नाम से ज़्यादा जाना जाता। जी जी जी। पर ये मैं जानना आपसे चाह रही थी कि ये पहली बार कुछ करना, ये उस वक्त आपको एहसास था कि आप पहली बार कर रही है या वो अपने आप इतिहास बन गया? अपने आप भी इतिहास कह सकते हैं, और एक तरह से ये हमारे परिवार की भी बहुत सारी परंपरा हैं। जैसे मेरे पिताजी जो है मराठी भाषा में जिन्होंने पत्रकारिता, मराठी भाषी नहीं, जिसमें बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती, मराठी भाषा में पत्रकारिता करने वाले वे पहले पत्रकार थे। इसी तरह से मेरे एक भाई हैं जो दृष्टिहीन थे, और वो मध्य प्रदेश के पहले फिजियोथेरेपिस्ट थे। और ये परंपरा भी आगे बढ़ती जा रही है कि एक मेरी जो परंपरा संगीता अग्निहोत्री तबला वादक है, वो मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक है। और इसी तरह से मेरी बेटी भी ऐसी है कि उसकी कविता को नई दुनिया, जो वेब दुनिया है, उनके पोर्टल पर जब उन्होंने कविताओं की शुरुआत की पोर्टल पर लगाने की, तो उसकी कविताएं सबसे पहले उस पोर्टल पर लगाई गई। और इस तरह से मुझे लगता है कि ये कहीं तो भी हमको ईश्वर की देन है, या एक विरासत जैसी मिली हुई, जैसा कि मैंने पहले कहा। और उसी वजह से तो मुझे इसलिए इनमें कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे आसपास पहला पहला करने वाले बहुत सारे लोग थे। तो क्या हम दर्शकों को ऐसा लग सकता है कि अरे आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली रही कि आपको एक ऐसा परिवार मिल गया, या आपका बचपन इस परिवार में बीता कि जहाँ पे आपको कुछ भी अचंभा करने जैसा नहीं था? आपकी शायद से माताजी ने भी पहली बार एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या सच में ये आपके लिए वो वरदान था या अभिशाप था जिसे आपने वरदान में बदल दिया? नहीं, अभिशाप तो निश्चित ही नहीं था जी, वरदान ही कहना चाहिए। क्योंकि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, तब एक तो हमारे समय में इतना कोई सोचा नहीं जाता था कि पढ़ने लिखने के बाद में क्या करना है। कैरियर नाम का शब्द तो बहुत बाद में आया है। तो वो जो है अकस्मात शुरू हुआ, और फिर वो मुझे वरदान की तरह उससे जो है बहुत सारा सीखने को मिला, ये मैं ज़रूर कहूँगी। पर यह मैं बार बार आपसे जो पूछना चाह रही हूँ, मैं आपको बार बार उस प्रश्न की ओर लाना चाह रही हूँ कि ये मैं जानना चाह रही हूँ कि जहाँ तक हम जानते हैं, या आप ज़्यादा सही बता पाएंगी, कि आपके पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, और शायद से बाकी के भाई बहन जो थे वो बड़े राजसी अंदाज में उनका जीवन बीता, लेकिन आपको वो सुख नहीं मिला जीवन में। तो आपको जो सुख नहीं मिला, उनको आपने सुख में कैसे तब्दील कर दिया? दुखों के पहाड़ जो आते गए, उनको आप सुख में कैसे बदलती चली गई? मुझे लगता है कि ये भी ना एक तरह से हर व्यक्ति को ये देन मिलती है,
जो भी अभाव में रहता है उसको संघर्ष करने का एक मादा उसमें रहता है, और बहुत सारे लोगों को इस तरह से अभाव से निकलते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत अद्भुत कार्य किया है। दरअसल मेरे आजू बाजू परिस्थितियाँ भी वैसी थी। एक साहित्यिक वातावरण था, पत्रकारिता का वातावरण था, पढ़ने लिखने का वातावरण था। मतलब घर में भले ही पिताजी की मृत्यु के बाद में आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन मेरी माँ ने ये कहा कि नहीं, पढ़ना लिखना है, भले तुम 2 रोटी कम खाना, लेकिन पढ़ना लिखना है। तो इस तरह से एक वातावरण के इससे ही मेरी जो है प्रगति होती गई, ऐसा मैं मानती हूँ। मैंने अपनी ओर से कुछ सायास किया है ऐसा मुझे नहीं लगता। जो कुछ आता गया वो अपने आप आता गया, यही मैं मानती हूँ। और आपने उन चुनौतियों को स्वीकार करती चली गई। निश्चित तो स्वीकार किया। पत्रकारिता की चुनौतियाँ, आज आप इतने साल आपने देखे पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो आपको उस समय की चुनौतियाँ और आज की चुनौतियों में, आज तो बहुत महिलाएं, बहुत लड़कियाँ इस क्षेत्र में आगे आ गई हैं, तो आपको क्या लगता है चुनौतियों के बारे में? मुझे लगता है कि चुनौतियाँ तो हर समय, हर काल में और हर जो है काम में रहती है। कोई भी व्यवसाय हो उसमें चुनौतियाँ हमेशा बनी रहती है। मुझे ये लगता है कि मेरे समय ये चुनौतियाँ थी कि जो है हमको कोई मोबाइल पर कोई जानकारी नहीं मिलती थी, या कोई कंप्यूटर में जिस तरह से आज सबको सारी आसान हो गया है। हाँ, आसान हो गया, उस तरह से कोई माहौल नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि मैं रिपोर्टिंग करके रात को 11 बजे लौटती थी, और उस ज़माने में जब किसी पुरुष का या किसी युवक का भी 11 बजे सड़क पर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता था। उस समय मैं 11 बजे लौटती थी, तो जो अच्छा नहीं समझा जाता था तो मतलब वो पान की दुकानों पर या शराब की दुकानें भी वहाँ उस समय बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन उन अड्डों पर जो पुरुष खड़े रहते थे उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। लेकिन उन पुरुषों की ओर से मुझे कितनी बार ऐसा लगा मेरे क्षेत्र में आने के बाद में कि इनका मुझे सहारा है। कोई भी अनहोनी हो जाएगी तो ये मुझे जानते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ से लौट कर आ रही हूँ। मुझे कभी भी किसी भी तरह के बुरे व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ा। और अब मुझे ये लगता है कि आज जो लड़कियां हैं, तमाम लड़कियां घर के बाहर निकलती है, वो तमाम पुरुष भी बाहर निकलते हैं, और रात भर हमारे यहाँ पर जो है रहदारी चलती रहती है। सड़क पर कोई भी मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए कहीं कोई रुक जाता है तो रुक जाता है। इस माहौल में लड़कियाँ असुरक्षित है, जबकि मैं उस माहौल में भी अपने आप को सुरक्षित समझती थी। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती है, या आज की चुनौती है, मतलब ये चुनौती है, और हमारे समय ये चुनौती नहीं थी। दूसरी चुनौतियाँ थी काम को लेकर, लेकिन इस तरह का हमें कहीं पर भी असुरक्षितता अनुभव नहीं होती थी। संवेदनशीलता कम होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको कि इस दौर में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, और आपने बहुत संवेदनशील होते हुए दृष्टिहीनों के क्षेत्र में भी काम किया है। कुछ ऐसे अलग पहलू है आपके जीवन के जो बहुत कम लोगों को पता है, तो आपको क्या लगता है कि ये संवेदनशील होने से आप कविता लिखती हैं, या संवेदनशील होने से आप समाज के उस तबके से जुड़ी जो अभी भी उपेक्षित समझा जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से लिखने के लिए तो संवेदनशील हर जो भी लेखक है, कवि है, साहित्यकार है, वो संवेदनशील तो पहले ही, क्योंकि उसको जो आसपास का माहौल है या कोई घटनाएं होती है उनको लेकर जो उसके मन में विचार आते हैं वो उसकी संवेदनशीलता की वजह से ही आते हैं। तो संवेदनशीलता तो मुझे लगता है कि एक पहली चीज़ है, पहला उसका आधार है, उसके बाद ही कोई भी व्यक्ति लिखना शुरू करता है, चाहे वो पत्रकार बनता है या लेखक बनता है। उसको जब तक उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं होगी वो उन सारी चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख ही नहीं सकता है। और दृष्टिहीनों की बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे चचेरे भाई जो है दृष्टिहीन थे, डॉक्टर मवी शिवडोनकर, और वो मध्य प्रदेश के पहले फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो घर में ही एक तरह से माहौल था कि हमने उनका संघर्ष देखा था, तो उनके साथ में मैं काम करने लगी और फिर वो मुझे अच्छा भी लगने लगा, और उन दृष्टिकोणों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि आपने कहा कि मेरा बचपन अभाव में बीता, लेकिन मुझे लगा कि जो अभाव उनको है या जो दुख वो झेल रहे हैं, तो मेरा दुख उसके सामने कुछ नहीं लगता। और आपको उसमें सम्मान भी मिला दृष्टिहीनों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। वो सम्मान, बहुत सारे हम सम्मान आपके देख रहे हैं, तो बहुत सम्मान में दिख रहे हैं, तो आप कुछ उन सम्मानों के बारे में बताइए कि आपको जो ये सम्मान मिला। जो हाँ, ये विकलांग सेवा के लिए मुझे राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया था। उसके पीछे की एक छोटी सी घटना ये थी कि 1989 में विश्व विकलांग वर्ष घोषित हुआ था, और उसमें यूनेस्को ने ये घोषित उनकी अपनी नीति बनाई थी कि जो भी दृष्टिहीन बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ में ही पढ़ाई लिखाई करेंगे, ताकि उनको किसी भी तरह की असमानता का सामना नहीं करना पड़े।
तो मैं जो है यहाँ पर दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में मैं काम करती थी, वहाँ पर मैं जनसंपर्क अधिकारी थी। तो उन 10वीं पास उन 4-5 बच्चियों को सरकारी विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में उनको प्रवेश दिलवाना था, लेकिन जहाँ भी मैं जाती वो मना करते कि नहीं, हम इनको नहीं पढ़ा सकेंगे। तो फिर मैं सीधे भोपाल चली गई थी, और भोपाल में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे उस समय। तो मैं उनके केबिन के बाहर 10 से 5 बजे तक बैठी रही। उनके जो उस समय के जो सचिव थे, उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो उन्हें लगा कि मैं तो बेकार की बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, शायद उनका ये रहा होगा उनको मन में। तो मुझे हर समय उन्होंने कोई ना कोई कारण बताया कि अभी साहब मीटिंग में, अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जब 5 बज गए, मुझे पूरे 7 घंटे में वहाँ पे बैठी रही, तो मैं सीधी अर्जुन सिंह जी के कमरे में चली गई दरवाज़ा खोलकर। वो भी दंग रह गए। और उस समय तो मैं एक तरह से मान लीजिए कि मैं लड़की थी, मतलब बिल्कुल युवा, नई नवयुवती कह सकते हैं उसको। और जब मैंने उनको अपनी बात बताई तो उन्होंने पहले आप बैठिए। उन्होंने मुझे बिठाया और एक पत्र टाइप करवा के मुझे दिया कि अब आप ये किसी भी स्कूल में ले जाइए, और यदि कोई मना करता है तो आप मुझे इस नंबर पर सूचित कीजिए। तो उसके बाद से उन लड़कियों का जो है प्रवेश का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, और वो कुछ आसान भी हो गया उनके लिए। उसी आधार पर मुझे राज्य स्तरीय सम्मान दिया गया था। अरे वाह, ये बहुत आपने एक अच्छी बात बताई कि आपने समाज में बदलाव लाने की भी एक कोशिश की। तो आप खुद को कहाँ देखती हैं? आप खुद को एक कवयित्री के रूप में अपने आप को पहचानती हैं, या अपने आप को आप पत्रकार के रूप में ज़्यादा करीब आप खुद को पाती हैं, या आप किस रूप में अपने आप को सबसे ज़्यादा करीब पाती हैं? अब वैसे देखा जाए तो व्यावहारिक रूप से तो पत्रकारिता मेरी मतलब समाप्त ही हो गई। पत्रकारिता तो मैं अब कर नहीं रही हूँ, लेकिन वो जो अंश है दिमाग में, वही मुझे शायद कविता की ओर ले जाते हैं। वही जो एक संवेदनशीलता है, वो मैं लेखक के रूप में या कवि के रूप में मैं उसको प्रस्तुत करती हूँ। और कवयित्री के रूप में ही अब मैं अपने आप को अधिक उसके नज़दीक पाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे आसान है। चाहे रात को 2 बजे भी कोई विचार मन में आता है तो मैं कागज़ पेन लेकर या मोबाइल पर वो लिख सकती हूँ। बाकी किसी क्षेत्र में इस तरह से काम करना अब मेरे लिए संभव नहीं रहा है। आपने एक आंदोलन आपने किया, जैसे आपने पत्रकारिता में आंदोलन किया, आप भाषा को लेकर भी बहुत ज़्यादा सजग रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो पत्रकारिता की भूमिका ही आप हर बार निभाती रहती हैं? जब आप कविताओं में भी आप कहती हैं, भाषा की बात करती हैं, या मराठी भाषा को लेकर आपकी क्या विचार है? तो आप नहीं, पत्रकारिता के रूप में तो हो ही नहीं, क्योंकि आजकल में जो भी अखबार छप रहे हैं और जो अपने आप को बहुत महान अखबार कहते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा भाषा का नुकसान किया है। उनके इसमें अंग्रेजी बहुत ज़्यादा है, हिंग्रेजी, और उसको क्या इंग्लिश बोलने लगे हैं आजकल। तो वहाँ से तो कोई सवाल ही नहीं उठता पत्रकारिता के रूप में। लेकिन भाषा के रूप में मेरा आग्रह इसलिए है, और पहले मैं यदि मराठी की बात करूँ तो मराठी चूँकि मेरी मातृभाषा है, तो निश्चित रूप से मुझे उसके प्रति अधिक लगाव है, और वो हमारे घरों में बोली जाने वाली भाषा है, और मराठी साहित्य भी काफ़ी समृद्ध है। तो भाषा के प्रति आग्रही होने का एक मेरी कारण तो यह है कि हमें भाषा जो आती है हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक भाषा के साथ में सिर्फ लिखावट या सिर्फ लिपि नहीं चलती है, उसके साथ में उस समाज में चलने वाली रीति रिवाज, परंपराएं, उसका संस्कृति, ये सारी बातें जुड़ी रहती हैं। अब इसका मैं आगे आपके पास में समय होते एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। एक किशोर लड़की है मेरी पहचान परिचित, तो उसकी माँ का एक मित्र है, और उस मित्र को वो अंकल कहती है जी, वो काका या मामा नहीं कहते। जबकि हमारे बचपन में हम हमारे भाई को भैया कहते थे, तो हमारे बच्चे जो है उनको मामा कहते थे। लेकिन अब वह नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि अंकल शब्द में वो सब आता है जो काका या मामा में आता है। अंकल एक थोड़ा सा एक दूरी बना कर रखता है। और फिर मैं जब उन लोगों की बातचीत सुनती हूँ तब मुझे अनुभव होता है कि उनमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत बराबरी के हैं वो दोनों, जबकि कम से कम मुझे लगता है कि 20-25 साल का अंतर होगा। लेकिन वो सीमा टूट गई है, और वो सीमाओं का रहना मैं आवश्यक मानती हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है भाषा पर निर्भर है, क्योंकि वो फिर वो दबाव नहीं है, क्योंकि वो अंकल हैं, अंकल कुछ नहीं कहेंगे, अंकल डांटेंगे नहीं, अंकल से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो सीमाएं हैं वो टूटती जा रही हैं। मतलब सीमाओं का होना आप महत्वपूर्ण मानती हैं, और आप बहुत अच्छा प्रबंधन करती हैं। आप कुछ समूह भी चलाती हैं जिनका प्रबंधन आप अच्छा करती हैं। मैं बार बार आपको पत्रकारिता से इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि वो आपका कह सकती हूँ मूल जो है आपका वो पत्रकारिता है। आजकल तो पत्रकारिता में प्रबंधन पत्रकारिता ज़्यादा आ गई है, तो प्रबंधन
और प्रबंध पत्रकारिता, इन दोनों के बीच के अंतर को किस तरह से रेखांकित करेंगी? प्रबंधन पत्रकारिता में तो होना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता को प्रबंधन नहीं करें, ये मुझे लगता है। मतलब उसमें प्रबंधन हावी नहीं होना चाहिए, संपादकीय प्रबंधन होना चाहिए, लेकिन जो लोग बाकी चीज़ देख रहे हैं कि विज्ञापन कौन देख रहा है और उसका वितरण कौन देख रहा है, वो जो एक प्रबंधन है वो आजकल हावी हो गया है। तो वो उनका जो है दबाव या उनका जो है हस्तक्षेप इसमें कदापि नहीं होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि उनसे क्या होता है कि अखबार में जो सामग्री छपना है उसका स्तर निश्चित रूप से गिरता है। अखबार हो चाहे कोई पत्रिका हो, या हम प्रबंधन को हमारे सामाजिक माध्यमों की ओर ले आए कि फेसबुक पर समूह चलते हैं या व्हाट्सएप पर समूह चलते हैं, वहाँ पर भी प्रबंधन होता है। तो वो प्रबंधन यदि कोई काबिल व्यक्ति कर रहा है या उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति कर रहा है, तब तो उसका प्रभाव पड़ता है और उसका फर्क भी पड़ता है। लेकिन यदि जो जिनके पास में पैसा है और जो दूसरों के लिए मतलब उनको वेतन दे रहे हैं, तो उनकी अपेक्षाएं कुछ अलग हो जाती हैं। मुझे यहाँ पे संदेह है ऐसा है कि आप अभी कह रही कि पैसे का जोर, यदि आपकी बात से समझे तो पैसे का जोर अभी बढ़ गया है। लेकिन हम यदि पुराने इसमें जाए तो हम स्वर्णयुग जिसे कहते हैं, गुप्तकाल को हम स्वर्णयुग कहते हैं, वहाँ पे कलाओं को बहुत आश्रय था, कलाएं बहुत विस्तार पा रही थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि उस समय का समाज जो था आर्थिक रूप से संपन्न था। तो संपन्नता तो अभी भी आई है, फिर कलाएं कैसे पिछड़ गई हैं, और कला समीक्षक के रूप में जो आपकी ख्याति रही है, तो आज वे कला समीक्षक कहाँ हैं? अब ये दो जो प्रश्न आपने पूछे दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं जी। कि कला के क्षेत्र में लोग कहाँ हैं। उस समय जो है कलाकार हो कोई भी किसी भी क्षेत्र का, उसको राज्याश्रय मिलता था। राज्याश्रय आज भी मिल रहा है, लेकिन राज्याश्रय उसे मिल रहा है जो चापलूसी कर रहा है, जो आगे बढ़ने के लिए अपनी ओर से कुछ प्रयत्न कर रहा है। मतलब उसमें काबिलियत है या नहीं, ये कोई नहीं देखता है। वो उस व्यक्ति के पास में जो शीर्ष पर बैठा है, उस व्यक्ति की नज़रों में उसका क्या अस्तित्व है, इसको देखकर जो है उसको आश्रय मिलता है। तो उस समय की जो है, हम इस समय के सिर्फ आर्थिक समृद्धि की तुलना करने से कोई अर्थ नहीं, बल्कि आज तो आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा है, यही मैं कहना चाह रही हूँ जी। लेकिन राज्याश्रय जिस तरह से मिलता है, या जिस तरह से अब लोगों का भी अपना ये हो गया है कि हर व्यक्ति समूह में बंटा हुआ है। इस समूह के लोग हैं वो अलग है, इस समूह के लोग अलग है, इस समूह के लोग अलग हैं। तो वो अपने अपने को व्यक्ति को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो सफल हो गया वो कलाकार कहलाता है। कला की आराधना कितने लोग कर रहे हैं, कला का रियाज कितने लोग कर रहे हैं, और कला को जो है वातावरण कितना मिल रहा है, लोगों की ओर से कितना उसको प्रतिसाद मिल रहा है, इसकी ओर ध्यान कम है। प्रतिसाद तो बहुत मिल रहा है, लाइक्स और ये तो सब इस पे चल रहा है। ये लाइक्स का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। आपकी मैंने सिर्फ पढ़ा कि आप सरांगी साने हैं और आप मेरे परिचित हैं, तो यदि किसी और ने लाइक किया है तो मैं लाइक कर दूंगी, मैं पढ़ूंगी भी नहीं पूरा। ये भी एक तरह का वातावरण बन रहा है जो बहुत खराब है, मुझे लगता है घातक है। और जो नया लिख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं है कि वो खराब लिख रहे हैं। पहले जो बताने वाले थे वो खुद भी अध्ययन किया करते थे, जो आप मैं कह रही थी कला समीक्षक के रूप में आपकी पहचान रही है। तो कला समीक्षक जो होते थे वो पहले उसके निष्णात होते थे। अब कला समीक्षक भी रिपोर्टर्स हैं जो बाकी की खबरें करते हैं। और वही जो मैंने अभी कहा कि माध्यमों का जो जोर है, हमारे समय जैसे जब मैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों की समीक्षा करने जाती थी तो मैं स्वयं वहाँ पर बैठती थी, उन कलाकार से मिलती थी, उनसे पूछती थी कि आप क्या गाएंगे, कैसे गाएंगे, और हम बैठकर पूरा सुनते थे। उन्होंने कौन सी तान ली, कौन सी कहाँ पर उनका ठहराव था, उन्होंने किस तरह से राग का विस्तार किया, वो सारा लिखते थे। क्योंकि मैं संगीत जानती थी, इसीलिए मुझे उस कार्यक्रम में भेजा जाता था। लेकिन अब तो क्या है कि आप उसमें दफ्तर में बैठे, अपने कार्यालय में बैठे हैं, मोबाइल में पूछ लिया क्या क्या है। अब राग यमन है, यमन नहीं सुनाई दिया तो उसको और कुछ भी लिख दिया, वो छप दिया, उस पर कोई आपत्ति नहीं लेता कि आपने गलत छापा है। विलास खानी तोड़िए तो विलास खानी हो जाती। विलास और विलास में कितना अंतर है पता ही नहीं उस पत्रकार को। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये समीक्षा है, ये सिर्फ समाचार है, और वो समाचार भी उनके आते हैं जिनके विज्ञापन छपते हैं। ये इसमें भी जो मैं प्रबंधन की बात कर रही थी, तो ये जो है अर्थ का प्रबंधन ज़्यादा चलता है। इसमें साहित्य या कला या पत्रकारिता एक तरह से जो मिशन हुआ करती थी वो तो निश्चित रूप से खत्म हो गई। आपने इसे किस तरह से मिशन के रूप में तब्दील किया है? आप आपके जीवन को यदि हम कहें एक संक्षेप में हम ले लें, मैं आपके सामने अंग्रेजी बोलने में इसलिए डर रही हूँ क्योंकि आप भाषा को लेके आग्रह और कई बार आपका भाषा को लेके दुराग्रह भी रहता है, तो समराइज आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा सही समझ पाएगी कि
समराइज आप अपने आप को किस तरह से करती हैं? आप अपने आप को यदि कहेंगी कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये था और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरा जो रहा है और जो मेरी जिस तरह से लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत कड़क अनुशासन वाली महिला हूँ, और मुझे लगता है कि अनुशासन से हमें बहुत कुछ हासिल होता है। अब आपने जब मेरे जीवन के आरंभिक दिनों का उल्लेख किया, तो उसके बाद में भी और सभी के जीवन में आती हैं, मतलब कभी हम ऊंचाई पर होते हैं, कभी हम नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन सब में जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हम उसमें से बाहर भी आते हैं। ये मैं सबसे ज़्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण मानती हूँ, चाहे वो समय का अनुशासन हो, काम का अनुशासन हो, व्यक्ति के साथ में बात करने का अनुशासन हो। अनुशासन पूरे इसमें फैला हुआ है, और हम उसी अनुशासन के रास्ते पर यदि चलते हैं तो हमारी उन्नति से हमें कोई नहीं रोक सकता। अनुशासन मतलब आप कहेंगी कि पहली एक चीज़ है कि अनुशासन होना चाहिए। निश्चित, मुझे लगता है हमें समय का अनुशासन भी पालना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और मुझे बहुत आज मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी पर आज हम इनसे बात कर रहे हैं, अलकनंदा साने जी से। और अब मैं बताती हूँ कि ये मेरी माँ है और मदर्स डे पर हम स्पेशल एक एपिसोड आपको लेकर आए हैं। आप यदि इस तरह से और भी व्यक्तित्व से जानना चाहें तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िएगा। मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे और अमित जोशी, हम तीनों मिलकर ये चैनल चलाते हैं। हम जाते जाते अब अलकनंदा जी से कुछ कविताएं ज़रूर सुनना चाहेंगे, और मैं चाहूँगी कि माँ है वो मेरी, तो मैं एक थोड़ा आग्रह भी करूँगी कि वो मेरी भी कोई कविता पढ़ के बताएं। तो मैं पहले मेरी कविता पढ़ती हूँ, और मैं जो है स्त्री विमर्श के लिए जानी जाती हूँ। चूँकि हमारे पास में समय का अनुशासन है, इसलिए मैं छोटी कविता सुना रही हूँ कि लड़की जात हो ठठाकर मत हंसो। जी। लड़की जात हो ठठाकर मत हंसो, लड़की जात हो पैर फैलाकर मत बैठो, लड़की जात हो तन कर मत चलो, लड़की जात हो सबके बीच बाल मत ओछो, लड़की जात हो गर्दन नीची रखो, लड़की जात हो नजर झुकाए रखो, लड़की जात हो थोड़ा सा करो और ज़्यादातर मत करो। देह कन्या से वृद्धा हो गई, देह कन्या से वृद्धा हो गई, पर मस्तिष्क में अभी भी बसी हुई है लड़की जात। ओ बहुत मार्मिक कविता है। और चूँकि मुझे सामाजिक सरोकार भी मेरे काफ़ी मुझे रहता है कि ये अच्छा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, तो उसी के अंतर्गत एक छोटी कविता मेरी और सुनाऊंगी, उसके बाद में मैं तुम्हारी कविताएं। अभी तक मैं आप बोल रही थी, अब मैं तुम कहूँगी। यूँ तो अपराधी कई थे, पर हमेशा और बड़ी तादाद में चींटियाँ ही मारी गई। यूँ तो अपराधी कई थे, पर हमेशा और बड़ी तादाद में चींटियाँ ही मारी गई। वे रात के अंधेरे में चुपचाप करते थे हमला, और चींटियाँ घूमती थी दिन के उजाले में झुंड के झुंड बेखौफ। वे रात के अंधेरे में चुपचाप करते थे हमला, और चींटियाँ घूमती थी दिन के उजाले में झुंड के झुंड बेखौफ। अपराध करते हुए देखी गई चींटियाँ, अपराध करते हुए देखी गई चींटियाँ, और सजा उन्हें ही मिली। बाकी निर्दोष छूट गए। वाह। बाकी निर्दोष छूट गए संदेह का लाभ लेकर, बाकी निर्दोष छूट गए संदेह का लाभ लेकर। कवयित्री के रूप में जब मैं आपकी बात करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है बताने में कि आपकी शायद से 2 मराठी की और 1 हिंदी की किताब अब तक प्रकाशित हो चुकी है। तो दर्शकों को ज़रूर बताइएगा कि आप उन किताबों के बारे में। ये चूँकि कार्यक्रम हिंदी में, इसलिए मैं पहली किताब ये बताऊंगी। ये कविता संग्रह है जब धूप नहीं थी उन दिनों। जी। और मेरे 2 मराठी संग्रह हैं। ये पहला कविता संग्रह है धग। धग यानी आँच, मराठी में बताऊँ, मराठी में धग कहते हैं आँच को। और ये है एक वात थरथरारी। इसका मतलब है एक जो लौ है वो थरथरा रही है, कांप रही है, लेकिन वो फिर भी लो जलती रहती है। लो जलती रहती है, और ये लो ही जलाए रखनी है। हम बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। आपने कहा लड़की जात हो ठठा कर मत हंसो। मैं फिर आऊँगी कि हम समाधि लहजा में बात कर रहे हैं अलकनंदा साने जी से। मैं उनकी बेटी होने का सौभाग्य इसलिए भी पाती हूँ खुद को कि लड़की जात हो ठठा कर मत हंसो। और मैं 2 मिनट लूँगी। इस किताब का शीर्षक है वो हंसती बहुत है। तो मुझे लगता है कि एक अनुशासन और उतनी स्वतंत्रता दोनों मुझे अपने परिवार से इस वजह से मिली कि जहाँ उन्होंने कहा ठठा कर मत हंसो, मैंने बहुत हंसना शुरू किया। एक कविता जो मुझे इस पुस्तक में बहुत पसंद आई है, वही तुम्हारी कविता सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है बटी हुई सी। जी। उसका जीवन बटा बटा सा है, उसका जीवन बटा बटा सा है। रसोई में होते हुए बटता है ध्यान बैठक में, टीवी देखते हुए ध्यान बटाता है वह। आधी इधर आधी उधर
बिताती है वह पूरी जिंदगी। सबको बांट कर जो बचे उसी से गुजारती है, सबको बांट कर जो बचे उसी से गुजारती है। उसके बढ़ जाने से सब पूरे खुश हैं जी। वो बांटती है बहुत कुछ, पर अपने दुख क्या सुख भी नहीं बांट पाती किसी से, पर अपने दुख तो क्या सुख भी नहीं बांट पाती किसी से। उसके अंतस में ऐसी कई चीज़ें पर्वत सी हो गई हैं, जिन्हें वह बांटने भी गई तो खारिज कर दी जाएगी, जिन्हें वह बांटने भी गई तो खारिज कर दी जाएगी। बहुत धन्यवाद। बहुत आपने पढ़ा तो ये एक अपने आप मेरे लिए बहुत मार्मिक प्रसंग हो गया ये। लेकिन हम लोग अब विदा लेंगे। मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे और अमित जोशी, उन दोनों की तरफ से भी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। और हम पुनः आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आई, हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। हमसे जुड़े रहिएगा, हम अलग अलग व्यक्तित्व से आपको मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।